Hello, good evening, and welcome back to Mystic Pal. ठीक है, चैनलिंग हैंडबुक शुरू करते हैं। ये वाला चैप्टर कुछ ज़्यादा लंबा चल रहा है। अरे, मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गई। सॉरी, सॉरी। हुँ, ठीक है। तो कल वो बात कर रही थी चक्र की। 2 दिन से 3 दिन से वही बात चल रही है और आई एम सॉरी उसको थोड़ा मैं लंबा खींच देती हूँ, ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में आ जाए और गलतफ़हमी ना हो। जैसे कल होने जा रही थी गलतफ़हमी दीप्ति को। तो अगले पैराग्राफ में वो कहती है, जैसे ही आप इस नारंगी किरण ऊर्जा को साफ करने का प्रयास करते हैं, वैसे ही अपने आप को अपने दिमाग की आंखों में शक्तिशाली दृष्टि रखने की कोशिश करें। अपने आप को अपने दिमाग की आंखों में, अपनी तीसरी आंख में मतलब अपने मन में खुद को शक्तिशाली समझें, ये मुझे समझ में ऐसे आया। As you attempt to clear up this orange energy, also attempt to keep a vision of yourself as powerful in your mind's eye. I was right. अपने मन में ये समझ के चलें कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। एक शक्तिशाली व्यक्ति एक साथी या मित्र को स्वतंत्रता देने का जोखिम उठा सकता है। भले ही वह स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति को कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित करे जो आपको पसंद ना हो। मतलब कि आप उस इंसान को स्पेस दे सकते हो। दूसरों को स्पेस देने की ताकत होती है आप में। और चाहे जब आप किसी को स्पेस देते हो, तो वो कोई ऐसी हरकतें करें जो आपको अच्छी नहीं भी लगती। यदि आप पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हैं, तो आपको किसी भी चीज़ से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितना कि आपकी अपनी राय और आपकी अपनी धारणा से। अगर आप सही मायने में शक्तिशाली हैं, शक्तिशाली मतलब ऐसे नहीं, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, शरीर शारीरिक रूप से नहीं, दिमाग से और दिल से। तो आपको सिर्फ उन चीज़ों का असर होगा आपके दिलो-दिमाग पर जो आपकी अपनी राय है या आपकी अपनी धारणा है कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं। अ, मेरे कर्म सही हैं या नहीं, मेरी सोच सही है या नहीं। एक शक्तिशाली व्यक्ति हमेशा अतिरिक्त मील जाने का विकल्प चुन सकता है। मतलब अतिरिक्त मील जाने का मतलब एक शक्तिशाली व्यक्ति अम, कभी-कभी ज़रूरत पड़ने पर आगे बढ़ सकता है, थोड़ा-सा ज़रूरत से ज़्यादा आगे, मतलब कि आप किसी के लिए किसी की सेवा कर रहे हो, वो इंसान आपकी सेवा की कदर नहीं भी करता। आप सोचते नहीं हो, ठीक है ये कदर करे, नहीं करे, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं सेवा कर रही हूँ, मैं दिल से कर रही हूँ। बाकी उसकी सोच, उसके कर्म, उसके साथ मैं अपना धर्म पूरा कर रही हूँ या मेरा कर्तव्य कर रही हूँ। या मेरा मन है उसकी सेवा करने का, तो मैं कर रही हूँ, बाकी उसकी वो जाने। तो कभी-कभी आप 2 कदम आगे भी चले जाते हो। ये 1 मील अतिरिक्त मील जाने का मतलब है कि आप 2 कदम आगे भी जा सकते हो। यदि आप पर्याप्त रूप से मजबूत हैं, तो थकावट आपके लिए अज्ञात है। मतलब कि जब आप किसी की सेवा करेंगे, किसी के साथ अपने रिश्ते को, क्योंकि ऑरेंज चक्र जो है, वो दूसरों के साथ आपके रिश्ते के बारे में है। तो आम तौर पे ये आपके पति या पार्टनर से ताल्लुक़ रखता है, गहरा ताल्लुक़ रखता है, लेकिन अम, लेट मी पुट इट दिस वे, जो स्वाधिष्ठान चक्र है, वो खाने से ताल्लुक़ रखता है, वो सेक्स से ताल्लुक़ रखता है। आपका पति या आपकी पत्नी आपको खुश कर पा रही है या नहीं? वो खाना सही से बना पाती है या नहीं? सेक्स में आपको आपका पार्टनर खुश रख सकता है या नहीं? अ, वो सोचे बिना आप अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं कि उन्हें ढंग से स्वादिष्ट खाना बना के दें या उन्हें संभोग में पूरी तरह से संतुष्ट कर सकें। और
आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपको संतुष्ट करते हैं या नहीं, लेकिन आप उन्हें संतुष्ट करके बहुत खुश हैं। और उम, अगर आप मज़बूत हैं, तो आप प्रतिबद्धताओं का सम्मान करना चुन सकते हैं। प्रतिबद्धताओं क्या होता है? हुँ। और हाँ, आप थकते नहीं हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि जब आप किसी की सेवा करने की ठान लेते हैं, तो आप थकते नहीं हैं। ज़रा देखना बाहर कौन है? आप थकते नहीं हैं। अम, अगर प्रतिबद्धताओं and if you are strong, you can choose to honor commitments even if that choice seems a quixotic gesture. उसको बोल कल दूँगी। And if you are strong enough, you can choose to honor commitments, even if that choice seems a quixotic gesture. Quixotic क्या होता है? अगर आप मजबूत हैं, तो आप प्रतिबद्धताओं का सम्मान करना चुन सकते हैं। मतलब कि अगर प्रतिबद्धताओं quixotic, 1 सेकंड, लेट मी जस्ट चेक। क्विक्सोटिक, ये तो मैंने भी शब्द कभी नहीं सुना है। एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल, मतलब के पेन दे वहां से, मतलब के आपके आपके आदर्शों के मुताबिक आप कभी कभी कुछ लोगों के आदर्श जो होते हैं, हेलो नमस्ते, कभी कभी कुछ लोगों के आदर्श जो होते हैं वो इतने रूढ़िवादी होते हैं या इतने कट्टर होते हैं वो अपने आदर्शों के, कि बाकी की दुनिया सोचती है ये पागल है। मतलब इतना ये पुराने ज़माने में होता था, आजकल कौन सोचता है ये सब? तो अरे भैया मैं बिज़ी हूँ, बोल दिया कल दे देती हूँ, कहीं घर लेके भागी जा रही हूँ मैं। बंद कर दरवाज़ा। साइन कर दिया ना? तो सामने वाले के आदर्श या उसूल अगर कुछ इस तरह से हों कि लोग उसे नहीं मानते, आप उनका सम्मान कर सकते हैं, भले ही वह विकल्प क्विक्सोटिक इशारा लगता हो। फिर क्विक्सोटिक, उसको सामने बुला जरा, सामने आओ। मैं यहाँ पर इंटरनेट पे काम कर रही हूँ, मीटिंग चल रही है। जब आपको कह दिया कि मैं कल पैसे दे दूंगी, साइन कर दी, किया ना, तो मैं उसमें क्या करूं? चश्मा लगाओ, नहीं दिख रहा है तो पेन दे दूसरा। आई एम सो सॉरी, समझ में नहीं आती है एक बात। घर लेकर कहीं भागे जा रही हूं मैं क्या? कल आ जाना सुबह बिल लेने। तो अगर आप, आई एम रियली सॉरी, कभी भी आके बेल बजा देते हैं। अगर आप मजबूत हैं, तो आप प्रतिबद्धताओं का सामना करना चुन सकते हैं। मतलब कि इन बंधनों का आप सामना कर सम्मान करना, मतलब कि किसी के आदर्शों का आप सम्मान करेंगे, अपने आदर्शों का आप सम्मान करेंगे। और भले ही औरों को ऐसा लगे या आपको कभी ऐसा लगे कि ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आइडियलिस्टिक है, यदि कोई अन्य संबंध समाप्त करना चाहता है, कोई दूसरा संबंध समाप्त करना चाहता है, जबकि सामान्य करना असंभव है, सामान्य करना असंभव, तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे व्यक्ति की इच्छा सर्वोपरि है और स्वतंत्र इच्छा का नियम किसी भी अन्य विचार से अधिक है। अगर कोई रिश्ता तोड़ना चाहता है और आपके लिए ये असंभव भी लगता है, तो उस इंसान की इच्छा जो है, उसका आपको सम्मान करना चाहिए। और अ, दरवाजे दोनों बंद कर दे। उसका आपको सम्मान करना चाहिए। और फ्री विल सबसे ऊपर है।
ये मेरा अपना विचार है। मैं नैतिक विचारों की सूची में स्वतंत्र इच्छा को सबसे ऊपर मैंने नैतिक विचारों की सूची में स्वतंत्र इच्छा को, फ्री विल को सबसे ऊपर रखा है। अगर आप अलग सोचते हैं तो आपकी मर्जी, कृपा करें लिखा है तो आपकी मर्जी। सामान्य तौर पर खेल खेलना एक गंदी ऊर्जा है। सामान्य तौर पर खेल खेलना, हाँ, तो मतलब वो कह रही है कि रिश्तों में एक दूसरे के साथ गेम्स खेलना, खेल खेलना, किसी को मैनिपुलेट करना, किसी को कहना कुछ और ताकि वो करे कुछ और, या कभी किसी को झूठ बोलना, बहकाना, इस तरह की चीजें। जैसे किसी को बोलना कि हाँ, बहुत सारे लोग आजकल के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स में ये होता है कि ओ आई लव यू सो मच बेबी, या मतलब तुम एक फोन करो मैं हाजिर हूँ। बंदी उसके बाद उसको इस्तेमाल कर लिया, वो करे जा रही है, 3 महीने इंतजार कर रही है, और अचानक 6 महीने बाद अगले का फोन आता है, बेबी आई मिस्ड यू सो मच, यू नॉट कॉल्ड। कसम से मुझे तुम्हारा एक मैसेज नहीं मिला। ये गेम्स होते हैं। या चीट करना, उसको गेम्स कहते हैं। तो इस तरह के गेम्स ये बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है, और आप जिस भी ऊर्जा स्तर पर खेल खेल रहे हैं, आप उस केंद्र के माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध कर देंगे। अगर आप ऐसा किसी के साथ कर रहे हैं, तो पहली बात तो आप वो जो भी गेम्स खेलना जिस चक्र से भी ताल्लुक रखता है, आप वहां पे ब्लॉकेज लगा देंगे अपने लिए। रेड रे गेम खेलना मुश्किल है। रेड रे गेम खेलना मतलब पैसों को लेके किसी को चीट करना, किसी से लोन लेके वापस ना करना। रेड रे का ताल्लुक उससे है। सेक्स को लेकर रेड रे गेम होते हैं। कई बार कोई आपको बहुत बड़े बड़े वादे करता है, और फाइनली जब आप साथ में होते हैं तो वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, और अपना काम करके निकल जाता है। तो रेड रे गेम की बात कर रही है, वो पैसा भी हो सकता है, सेक्स भी हो सकता है। हालांकि एनोरेक्सिया नर्वोसा के बिंदु पर खुद को भूखा रखने वाले लोग निश्चित रूप से इसे प्रबंधित कर रहे हैं। मतलब कि आपके रेड रूट चक्र का ताल्लुक आपके शरीर की ताकत से है, क्योंकि वो आपकी जड़ है। जड़ से आपको नरिशमेंट मिलता है, आपको ताकत मिलती है। जो पेड़ की जड़ होती है, वहां से पानी और मिनरल्स वो एब्जॉर्ब करता है। तो आपके शरीर में अगर आप ठीक से खा पी नहीं रहे हैं, ताकत नहीं है, तो आपका रूट चक्र कमजोर हो जाएगा। और जो लोग एनोरेक्सिक हैं, मतलब कि बिल्कुल ऐसे कांगड़ी पहलवान, हड्डियां निकली हुई हैं, ऐसे पूरे गाल की हड्डियां निकली हुई हैं, और चमड़ी और हड्डी के ऊपर चमड़ी है, कहीं कोई पसली नहीं है, कोई ताकत नहीं है, हर 2 मिनट में थक जाते हैं। ये जो लोग होते हैं ना, जो जीरो फिगर रहने के चक्कर में खाना नहीं खाते, वो लोग अपने रूट चक्र को ब्लॉक कर चुके हैं। बहुत अधिक बीमारी का कारण बनता। और खेलना कहाँ गया? हाँ, बिंदु को भूखा रखने वाले लोग निश्चित रूप से इसे प्रबंधित कर रहे हैं। ऑरेंज रे गेम खेलना बहुत आसान है। हालांकि क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं के कारण ये बहुत अधिक बीमारी का कारण बनता है। मतलब कि ऑरेंज रे यानी कि लोगों के साथ आपका रिश्ता, वो कोई भी लोग हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स भी हो सकते हैं। जब भी आपके मन में गुस्सा आता है, जरूरत से ज्यादा इमोशनल होना या जरूरत से कम इमोशनल होना, यानी कि कोल्ड होना, बर्फ की तरह होना, मतलब कि कोई इमोशंस ही नहीं है आपके अंदर। कई बार आदमियों की ये कंप्लेंट होती है कि मेरी बीवी ना बर्फ के सिल की तरह है। तो आजकल औरतों की भी ये कंप्लेंट होती है कि मतलब उसे कुछ भी कर लो, उसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं आती है। या आ, मतलब कोई इंसान आपको लगा हुआ है प्यार जताने में, और आपके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है। मतलब वो आपकी सेवा कर रहा है, आपको प्यार कर रहा है, आपके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, और आपके दिल पे कोई असर ही नहीं हो रहा है। क्या होता है कि स्वाधिष्ठान चक्र का ताल्लुक आपके खाने से भी है। रेड रे का तो है स्वाधिष्ठान, मतलब स्वाद, स्वाद को
टेस्ट, लाइफ का टेस्ट, लाइफ का स्वाद। तो लाइफ का स्वाद आप हर चीज में लेते हो। ये आपका चंद्र चक्र है। जो सोलार प्लेक्सस है आपका मणिपुर चक्र, उसका सूर्य से ताल्लुक है, सूर्य की ऊर्जा से ताल्लुक है। और स्वाधिष्ठान चक्र का आपके चंद्र की ऊर्जा से ताल्लुक है। तो अगर आपकी बॉडी में लिक्विड्स कम है, पानी कम पीते हो, फ्रूट्स नहीं खाते हो, नारियल नहीं खाते हो या नारियल पानी नहीं पीते हो, मिनरल्स, फॉस्फेट्स, इन चीजों की आपकी शरीर में कमी है, तो आपका ऑरेंज और रेड जो चक्र है वो कमजोर हो जाएगा। जब आपके बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी 72% पानी से बनी हुई है। जब पानी कहते हैं ना, तो वो हकीकत में वो लिटरली ऐसा वाला पानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप काटोगे तो पानी निकलेगा। वो पानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लिक्विड है, लिक्विडिटी है। और ये जो लूनार चक्र है, इसका ताल्लुक आपके इमोशन से होता है, आपके हार्ट चक्र से होता है। अगर ये ठंडा है या है नहीं, जरूरत से ज्यादा पानी है, लोगों के बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाता है। वाटर रिटेंशन होता है, ओवरली सेंसिटिव, जरा जरा सी बात पे वो आंसू ये पक पक छल 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 बहने लगते हैं। और कुछ लोग होते हैं, उनको थप्पड़ मार लो खींच खींच के, उनके आंख से एक आंसू नहीं निकलेगा। मतलब दिल पे थप्पड़ मारने की बात कर रही थी, हाथ से नहीं। कहने का एक तरीका था। तो जो स्वाधिष्ठान चक्र का ताल्लुक लोगों के साथ है, वहां पे जब आपके दिल में नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं, तो वहां पर आपका स्वाधिष्ठान चक्र ब्लॉक होता है। आपके काफी सारे ऑर्गन्स उसके अंदर है। आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ताल्लुक रखता है, बच्चा पैदा करने वाले सारे ऑर्गन्स उसमें होते हैं। आपका पेट, आपकी अंतड़ियां, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, गैस, बहुत सारी चीजें। तो इसकी वजह से अगर आपने अपने उस नीचे के इन दो चक्रों का ठीक से बैलेंस, संतुलन नहीं किया, तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। समाज से निपटने में पीली किरण ऊर्जा के लगातार उपयोग करता गेम खेलना आसान है। लगातार पीली किरण ऊर्जा के लगातार उपयोग करता, and in dealing with society the frequent user of the yellow ray energy, it is easy to play games, understood। so वो कह रहे हैं कि जो येलो मणिपुर चक्र है, उसका ताल्लुक आपकी आइडेंटिटी से है, आपकी इंडिविजुअलिटी से है। मैं आपके सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम से है। सेल्फ एस्टीम यहाँ है, सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ है। आपके सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट से ताल्लुक है इसका। तो जहां पर आप बहुत ज्यादा मैं करेंगे, वहां पे इस चक्र को लेकर गेम्स लोगों के साथ खेलना बहुत आसान है। जब तक आप अपने नारंगी किरण केंद्र स्वादिष्ठान चक्र पर होश पूर्वक काम करना शुरू करते हैं, तब तक आप निस्संदेह पहले से ही अचेतन प्रारंभिक कार्य का एक अच्छा सौदा कर चुके होते हैं। By the time you have begun consciously working on your orange ray center, you have undoubtedly done a good deal of preliminary unconscious work already. Right. हम में से कोई भी किसी न किसी तरह से नारंगी रे में अवरुद्ध होने से बचता नहीं है। कहीं ना कहीं हम सबके कोई ना कोई ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। किसी ने दुख दे दिया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने कुछ कटु बात कह दी, किसी ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया। वो लगती दिल पे है, लेकिन ब्लॉक ऑरेंज होता है। और हम समय समय पर निर्णय लेने में गलतियां करते हैं। जब तक हम समस्या को समझते हैं, चाहे वो आपको अगर गिल्ट होता है, तो वो आपके मणिपुर चक्र यानी ऑरेंज रे से ताल्लुक रखता है। तो आपको पीठ में यहां पर दर्द होगा, मिडिल बैक में। आपको इस साइड में कमर में दर्द होगा, मिडिल बैक में दर्द होगा। अगर आपका दूसरों से कुछ ताल्लुक मतलब है, रिग्रेट है, हेट्रेड है, वो तो आपके ये साइड में दर्द हो सकता है, सामने की बीमारियों के साथ में।
और हम समय-समय पर निर्णय लेने में गलतियाँ करते हैं, जब तक हम समस्या को समझते हैं, इसके बारे में संवाद करते हैं और इसे साफ करते हैं, तब तक हम खुद को अवरुद्ध करते हैं। जब तक हम उस बात को समझेंगे कि हमारा चक्र क्यों ब्लॉक हुआ, उसका ताल्लुक इस घटना से है, इस अनुभव से है, इस इंसान से है, और जब तक हम उसे हील करते हैं, तब तक तो वो ब्लॉक्ड है ही। तो वो उसको हील करने में थोड़ा-सा वक़्त लगता है। None of us escapes being blocked in orange ray, and we make mistakes in judgment, blocking ourselves until we perceive the problem and clear it up. If we attempt to work on societal games before we have eliminated personal games, we will find ourselves working on games within games. Hmm. यदि हम व्यक्तिगत खेलों को समाप्त करने से पहले सामाजिक खेलों पर काम करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि आजकल हम लोग सब कर रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इल्यूमिनाटी क्या कर रही है, समाज क्या कर रहा है, फार्मा मतलब जो बॉडी है वो क्या कर रही है, अम, बुरे वाले एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स क्या कर रहे हैं, वो उन सब से हमारा ताल्लुक है। जब तक हम उनको समझ रहे हैं, उनसे खुद को मैट्रिक्स से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सामाजिक, मैं बहुत बड़े लेवल की बात कर रही हूँ, लेकिन एक तौर से जैसे अपना समाज भी होता है, परिवार भी होता है, आपके शहर के लोग होते हैं, गाँव के लोग होते हैं, तो हम खुद को खेलों के भीतर खेलों पर काम करते हुए पाएँगे। मतलब कि एक मैट्रिक्स, एक गवर्नमेंट, एक सोसाइटल बॉडी ने बहुत बड़ा गेम रचा है। उसके अंदर एक अलग-अलग बॉडी छोटे-छोटे गेम्स अपने खेल रही है। जैसे गवर्नमेंट है कंट्री की, तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ और कर रही है, म्युनिसिपल बॉडी कुछ और कर रही है, पुलिस बॉडी कुछ और कर रही है। ये छोटे-छोटे गेम, मैं आपको बड़े स्तर पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। इस तरह के समाज में भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आपका एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, आपका एक फैमिली का ग्रुप है, एक मायके का ग्रुप है, एक ससुराल का ग्रुप है। अब उसके अंदर ये एक पॉलिटिक्स चल रही है, उसके अंदर से एक फलानी वो कुछ और गेम खेल रही है, एक फलाना वो कुछ और गेम खेल रहा है। इस तरह से खेलों के अंदर खेल, ये सब आपको बारीकी से उसको दूर करने के लिए या उससे दूर होने के लिए खुद को डिटैच करना पड़ेगा। जुनून लोगों को लगता है कि समूह उन तरीकों का एक प्रकार का विस्तार है। The passions people feel for groups are a kind of extension of the ways that people feel about each other. जो लोगों के लिए या समाज के लिए एक जुनून या उनकी ज़रूरत जो महसूस होती है समाज में रहने की, सोशलाइज़ करने की, जो आपके स्वाधिष्ठान चक्र से ताल्लुक रखता है, अगर आप सोशलाइज़ करना बंद कर देंगे तो भी आपका स्वाधिष्ठान चक्र ब्लॉक हो सकता है, इसलिए वो सोशलाइज़ेशन ज़रूरी है। तो लेकिन कुछ लोग अकेले रह ही नहीं सकते। उनको बस ये है कि दिन-रात मेरे आस-पास कोई रहे। मैं अकेली हॉलिडे पे नहीं जा सकती, मैं अकेले रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जा सकती, मैं अकेले फ्लाइट में जाते हुए मुझे डर लगता है। मतलब जो लोगों को समाज में रहना भी है और उनका वो जो जुनून है, अम, वो बेसिकली एक छवि है कि वो एक-दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं या फ़ील करते हैं। समूह उन तरीकों का एक प्रकार का विस्तार है जो लोग एक-दूसरे के बारे में महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप अपनी नौकरी में आगे बढ़ने के लिए लोगों का उपयोग कर रहे हैं, तो आप एक सामाजिक प्रश्न के बारे में अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया में कोई कैसे आगे बढ़ता है? हालाँकि यदि आपने अपने रिश्तों को अनब्लॉक कर दिया था, ताकि आप खुद को अन्य लोगों का उपयोग करने का प्रयास करने की अनुमति न दें। अन्य लोगों का उपयोग करने का प्रयास करने की खुद को अनुमति ना दें, तो आप उस सामाजिक खेल का उपयोग पीले रे केंद्र को अवरुद्ध करने के लिए नहीं करेंगे। वाओ! दैट इज़ सम कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट।
If you're using people to get ahead in your job, for instance, you're expressing your opinion about a societal question, how does one get ahead in the world? कई बार जब लोगों को बोला जाए ना कि तुम अपनी मेहनत करते रहो, तुम काम करते रहो, एक ना एक दिन तरक्की कर लोगे, तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगी, तो वो बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है दुनिया में आजकल। आजकल बॉस को मस्का लगाना पड़ता है। आजकल अपने कोलीग्स पे नजर रखनी पड़ती है कि वो कौन क्या कर रहा है, ताकि आप उनसे एक कदम आगे रहो। तो आपका जो बिहेवियर है, आपका जो स्वभाव है या तौर तरीका है, वो एक तरह से आपकी समाज के बारे में या उस स्थिति के बारे में या उस एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में सोच को व्यक्त करता है कि आपकी सोच उसको लेकर क्या है। वो क्यों बनी वो बात की बात है, पर क्या है। और if you had unblocked your relationship so that you did not allow yourself to attempt to use other people, you would not have been tempted to use that societal game to block the yellow race center. Uh, if you had unblocked your relationships, अगर आपने अपने रिश्तों में अड़चनों को दूर किया ताकि आप किसी को इस्तेमाल ना करो, मतलब आपने ये कोशिश की कि आपके रिश्ते इतने ट्रांसपेरेंट और प्यारे रहें कि आप किसी को इस्तेमाल चाहो भी तो ना करो, तो आपको, अगर आपने ऐसा किया होता तो आपको इस तरह के गेम्स इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़ती कि काम में आगे बढ़ना है तो कोलीग्स को या बॉस को या किसी को इस्तेमाल करना है, या यू नो बहुत सारी चीजें होती हैं समाज में आजकल, जैसे प्रमोशन चाहिए तो अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी आज तक पे कि एक आदमी ने जबरदस्ती अपनी बीवी को अपने बॉस के साथ सोने के लिए कहा प्रमोशन के लिए, या ये कोई प्रोजेक्ट पाने के लिए, समथिंग लाइक दैट। तो ये भी एक तरह से वो इस्तेमाल कर रहा है, ये गेम्स खेल रहा है। तो अगर आपने अपने बाकी रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी रखी होती, तो आप किसी को इस्तेमाल कर ही नहीं सकते थे अपने इस सामाजिक खेल में। अ, और क्योंकि आपने ऐसा नहीं किया, तो आपका मणिपुर चक्र जो है, अगर आप लोगों को इस तरह से इस्तेमाल करते हो तो वो ब्लॉक हो जाता है। माय गॉड, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ, सॉरी। दुनिया में कोई कैसे आगे बढ़ता है ताकि आप खुद को अन्य लोगों का उपयोग करने का प्रयास करने की अनुमति न दें, तो आप उस सामाजिक खेल का उपयोग पीले रे केंद्र को अवरुद्ध करने के लिए नहीं करेंगे। उन्हें पहचाने बिना गेम खेलना उल्लेखनीय रूप से आसान है। इसलिए अपने विचारों और कार्यों के पैलेट से जिन खेलों के बारे में आप पहले से जानते हैं, उन्हें हटाने में कोई भी सावधानी बरती जा सकती है। ये एक अच्छी बात है। अरे बाप रे! अगर आप किसी को पूरी तरह से नहीं जानते हैं, जो मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है, पूरी तरह से नहीं जानते हैं, तो उनके साथ किसी तरह के गेम्स अगर आप खेलना चाहते हैं या खेलने की कोशिश करना चाहते हैं, तो वो आसान है। अ, that you already know about from your palette of thoughts and actions is a good thing. तो आपके अनुभव और आपकी बुद्धि के मुताबिक जो खेल आप खेल चुके हैं पहले, और उसमें आपने क्या गलतियां की और क्या नहीं की और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके हिसाब से आप सावधानी बरतेंगे। मतलब ये स्वाभाविक है कि आप उसके हिसाब से सावधानी बरतेंगे। हर परिस्थिति में याद किया जाना उस व्यक्ति का मूल सिद्धांत है जो चैनलिंग पर काम करना चाहता है। हृदय चक्र को यथासंभव खुला रखें, करुणा और बिना शर्त प्यार से भरा हुआ। To be remembered in every circumstance is the basic credo of one who wishes to be working on channeling. The heart chakra as open as possible, full of compassion and undemanding, unconditional love. जो इंसान चैनलिंग करना चाहता है, वो ये चाहेंगे कि हर हाल में उनको याद किया जाए और उन्हें अपना
हार्ट चक्र खुला रखने की ज़रूरत है, उसमें करुणा, सद्भावना और किसी भी अम, डिमांड के बिना या शर्त के बिना प्रेम करना, ये उन्हें करने की ज़रूरत है। The desire to be of service to other people is what will tune your receiver and empower it. जब आप किसी की, ये थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है मुझे बात, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। Remarkably easy to play games without recognizing them. So any care which can be taken in removing games that you already know about from your palette of thoughts and actions is a good thing. तो इस तरह के गेम्स को अपनी ज़िंदगी से, अपने दिमाग से निकाल दें और ऐसे गेम्स ना खेलें। और ऐसे लोग चाहते हैं कि उन हर हाल में उनको याद रखा जाए और वो अपना दिल खोल के और करुणा और सद्भावना से प्रेम करें और दूसरों की सेवा करने की इच्छा आपके रिसीवर को ताकत देगी, रिसीवर को ट्यून करेगी प्रॉपरली। आप जिसको चैनल करना चाह रहे हैं उनकी बात को समझ सकेंगे। So it is well to treat the basic frame of mind as your attitudinal goal. Wow, wow. अन्य लोगों की सेवा करने की इच्छा ही आपके रिसीवर को ट्यून करेगी और उसे सशक्त बनाएगी। इसलिए इस मूल मनस्थिति को अपने मनोवृत्ति लक्ष्य के रूप में मानना अच्छा है। बेशक सच्चा लक्ष्य हमेशा अपने अनुभवों में खुद को अभिव्यक्त करना है, जैसा कि आप वास्तव में हैं, न कि दिखावे के लिए निष्ठाहीन होना। अच्छा, निष्ठाहीन होना। Of course, the true goal always is to express yourself in your experiences as you really are, not to be insincere for the sake of experience. अब मुझे बहुत कुछ पिक्चर साफ साफ दिखना, पर समझ में सब कुछ स्पष्ट आने लगा है। नहीं, ये नया अनुभव को शब्दों में बयान नहीं कर सकता, जबकि मैं हर एक भावना, फीलिंग को बहुत ही खूबसूरती व आसान तरीके से, फीलिंग को, अच्छा, भावना को बहुत ही खूबसूरती, ओके, दैट्स वेरी नाइस, आई एम ग्लैड। तो वो ये कह रही है कि तो दूसरों की सेवा करने की इच्छा को अपना मूल लक्ष्य बना लेना चाहिए और अपने दिमाग को उस हिसाब से बना लेना आपका मूल लक्ष्य होना चाहिए। और उसके अलावा आपका मूल लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप जैसे हैं वैसे ही लोगों के सामने रहें, लोगों के सामने बनावटी ऐसे स्वभाव या बनावटी तरीके से ना रहें। अम, सिर्फ अच्छा दिखने की कोशिश करने के लिए ना करें। तरीकों से बयां कर पाने में मैं बहुत अच्छा हूँ। दैट्स वेरी नाइस। हैप्पी फॉर यू मंथन। अम, तो क्या होगा यदि आपके मित्रों या सहकर्मियों के साथ वास्तविक असहमति है और उनके संबंध में ग्रीन रे करुणा प्राप्त करना लगभग असंभव है। कठिन व्यक्ति जो भी हो, वो आपका दर्पण है। कभी-कभी ये पीछे हटने और किसी और के बारे में आपको क्या परेशान कर रहा है, इस पर अच्छी नज़र डालने में मदद करता है। तो आपके मित्र या सहकर्मी या जो भी हैं लोग, उनके साथ अगर उनका स्वभाव ऐसा है कि आप कितनी भी कोशिश करें, वो इस तरह की हरकतें करते हैं कि आप उन्हें प्यार कर ही नहीं पाते, उनके लिए सद्भावना या करुणा ला ही नहीं पाते। तो वो जो भी इंसान है आपके सामने, वो दरअसल आपका एक मिरर इमेज है, दर्पण है। और कई बार उन उस रिश्ते से, उन लोगों से पीछे हटना अम, और किसी और के बारे में आपको क्या परेशान कर रहा है, कभी-कभी ये पीछे हटने और किसी और के बारे में परेशान रहे, इस पर अच्छी नज़र। तो इस माहौल से, इस अनुभव से, ऐसे लोगों से थोड़ा-सा पीछे हट के इसके बारे में ठंडे दिमाग से के सोचना कि ये चीज़ मुझे क्यों परेशान कर रही है? मेरे अंदर ऐसा क्या है कि सामने वाला मेरे साथ ऐसे बर्ताव कर रहा है? तो ये इस चीज़ पर सोच विचार करना, नज़र डालना ही आपको मदद कर सकता है।
अक्सर व्यक्ति अपने आप में कम से कम ठीक उसी विशेषता की छाया देख सकता है, जिसे आपने किसी और में परेशान पाया है। इंसान दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। Whoever the difficult person is, he is a mirror of you. Sometimes it helps to step back and take a good look at what is bothering you about someone else. Quite often, one can see in oneself at least a shadow of the exact characteristic that you have found irritating in someone else. Uh, ये इंसान जब देखो मेरे साथ, हाउ डू आई गिव एन एग्जाम्पल, इस इंसान को मुझसे जलन क्यों है? ये इंसान मेरा मेरे बारे में बुरी ही बात करता है। मेरे बारे में मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या एग्ज़ाम्पल दूँ। तो मेरे बारे में बुरी बात करता है, मैं कितना भी उसे प्यार से अ, करुणा से, सद्भावना से उसके साथ बर्ताव करने की कोशिश करूँ, कोई असर ही नहीं होता। ये हमेशा जब देखो तब मेरे साथ चिढ़ा हुआ क्यों रहता है? मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई क्यों करता है? इसलिए ये बात अगर मुझे परेशान कर रही है, तो कहीं न कहीं मेरे अंदर शायद उस इंसान को लेकर या किसी और को लेकर कुछ जलन या चिढ़ या कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। क्योंकि वो मेरे अंदर उस इंसान के लिए है, तो वो इस उस इंसान को समझ में आ रहा है और वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। शायद ऐसा ही कुछ होगा जो ये कहने की कोशिश कर रही है। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड बिकॉज़ अम अगर मैं सोचूं अपनी जिंदगी के बारे में सोचूं तो कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो पता नहीं, I really don't know how to explain this. Sometimes it helps you step back. Quite often one can see oneself, at least a shadow of the exact characteristic that you have found irritating in someone else. कई बार आपको किसी इंसान में जो चीज बुरी लगती है, हो सकता है पूरी तरह से वो नहीं, लेकिन उसका एक अंश, उसकी एक छाया शायद आपके अंदर है, इसीलिए आपको सामने वाले की वो चीज इतनी बुरी लग रही है। This realization not only makes it possible for you to go about the process of forgiving the person who has functioned as a mirror for you, it also offers you a new opportunity for contrition, self forgiveness, amendment of life, learning, and growth as you hear criticism that you have made of the mirror of yourself, applying it to yourself, and taken the lesson that you have given yourself. This is very complicated. And सच है, लेकिन इस सच को अपनाना बहुत मुश्किल है। अक्सर व्यक्ति अपने आप में कम से कम ठीक उसी विशेषता की छाया देख सकता है जिसे आपने किसी और में देख के आपको परेशानी हुई है। ये एहसास न केवल आपके लिए उस व्यक्ति को क्षमा करने की प्रक्रिया के बारे में जाना संभव बनाता है, मतलब जब आप ऐसा पीछे हट के देखते हैं कि मुझे इस इंसान से क्यों चिढ़ है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक कोई है, उससे चिढ़ है, वो ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान बाँटती है और ज़रूरत से ज़्यादा समझदार बनती है, लेकिन वो बहुत बोरिंग है और दिमाग नहीं है, सिर्फ़ किताब का कीड़ा है, ओके? तो मुझे उस इंसान से चिढ़ है, तो मैं ये सोचूँगी कि मुझे उससे चिढ़ क्यों है? उसकी कौन-सी बात है जो मुझे परेशान कर रही है? अच्छा, उसकी ये बात है, तो मुझ में ये ऐसा है? हाँ, मुझ में भी ऐसा है। तो मुझ में अगर ये चीज़ ऐसी है, तो पहली बात तो वो मेरी परछाई है, तो पहले तो मैं उसे माफ़ करूँ और मैं खुद को माफ़ करूँ कि मैं ऐसी हूँ, तो मैं अपने आप को मुझे सुधारने का मौका मिल रहा है कि मुझे अपने अंदर वो बुराई नज़र आ रही है, क्योंकि अगर वो चीज़ मुझे उसमें बुरी लग रही है, तो डेफ़िनेटली वो चीज़ अगर मेरे अंदर भी है, जो कि है, तो मुझे भी उस चीज़ से चिढ़ होती होगी, मुझे अपने आप से चिढ़ होती होगी, जिसको मैं दबाने की कोशिश कर रही हूँ। तो पहले तो मुझे उसको माफ़ करना है, फिर मुझे अपने आप को माफ़ करना है। माय गॉड! दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये एहसास न केवल आपके लिए उस व्यक्ति को क्षमा करने की प्रक्रिया के बारे में जानना संभव बनता है, जिसने आपके लिए दर्पण के रूप में कार्य किया है, ये आपको पश्चाताप, आत्म क्षमा,
जीवन के संशोधन, सीखने और विकास के लिए एक नया अवसर प्रदान करता है। आपने मेरे एक विचार को स्पष्ट नहीं किया। एक इकाई जो भी कर्म या जीवन व्यापन को उस परमात्मा के अंश आत्मा का अनुभव है या इस हमारी चेतना का एक सफर है। मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया। इंडियन सिस्टर्स इन लॉ के बारे में चैनलिंग होती तो क्या निकल के आता? इंडियन सिस्टर्स कौन है, क्या है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। इंडियन सिस्टर्स इन लॉ, अच्छा इंडियन सिस्टर्स इन लॉ। तो प्लान्स, अगर हाय दीप्ति, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो लो, ये पैराग्राफ तुम्हारे लिए ही है कि तुम्हें अपनी सिस्टर्स इन लॉ में कोई चीज इतनी बुरी क्यों लगती है। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हर भाभी को अपनी नंदों में और हर ननन को अपनी भाभी में कुछ चीजें बुरी लगती हैं, चिढ़ते हैं एक दूसरे से, जलते हैं एक दूसरे से, परेशान करते हैं एक दूसरे से। तो हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं है। मतलब एक ननन जो है उनके साथ तो बिल्कुल शी इज जस्ट लाइक अ सिस्टर एंड वेरी लविंग, एंड आई लव हर अ लॉट टू। दूसरी के साथ ऐसा था, पर सिर्फ 6 महीने के लिए था। उसके बाद से अब तक 32 साल से हम एक ऑलमोस्ट एक दूसरे से बात भी नहीं करते। आ, मैंने तो बहुत प्यार दिया था, पर पता नहीं उसको मुझसे क्यों चिढ़ हो गई। अब उसको मुझसे चिढ़ हुई तो डेफिनेटली उसमें कुछ ऐसा होगा। अगर मुझे किसी से चिढ़ होती, अगर मुझे उससे चिढ़ होती, तो फिर मैं देखती। तो अगर तुम कह रही हो कि सिस्टर्स इन लॉ के बारे में चैनलिंग होती, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि तुम्हारी ननंद है या भाभी है, वो जो भी है, उससे तुम्हें कोई परेशानी है। परेशानी तुम्हें है, इसका मतलब उसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो गलत है, जो तुम्हारे अंदर भी है, लेकिन वो तुम्हें हजम नहीं हो रही है कि मेरे अंदर ना ना, मैं तो ऐसी हो ही नहीं सकती। हर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ओके, डोंट टेक इट पर्सनली। क्योंकि तुमने ये बात की और ये पैराग्राफ इसी के बारे में था, इसीलिए मैं तुम्हें एग्जाम्पल के द्वारा बता रही हूँ। तो मेरी ननन से मैं चिढ़ती हूँ, तो मेरी ननन से मैं चिढ़ती हूँ, वो मुझसे नहीं चिढ़ती। तो अगर मैं उससे चिढ़ती हूँ तो उसकी कौन सी बात से चिढ़ती हूँ? उसकी इस बात से चिढ़ती हूँ कि ब्ला ब्ला ब्ला। तो क्या मेडिटेशन में बैठ के इस बारे में सोचने की जरूरत है कि क्या वो चीज मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं है? सोचा, मेडिटेट किया, पहले तो आप उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि नहीं, मेरे अंदर तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। फिर एक दिन आपको पता चलेगा कि हाँ, वो चीज मेरे अंदर उससे कहीं ज्यादा है और या है। तब ऐसे समय में पहले तो आपको उसे माफ करना है, क्योंकि वो सिर्फ आपको रिफ्लेक्ट कर रही है और आप उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो, दोनों एक दूसरे के मिरर्स हैं। और उसके बाद आपको खुद को माफ करना है उससे चिढ़ने के लिए। उसके बाद आपको, ये आपकी उत्प्रेरक है, तो वो आपको मौका दे रही है कि आप आपके अंदर जो कमी है उसको सुधारो। तो आपको सुधारना है कि आप चिढ़ने के बजाय उससे अनकंडीशनल, अनडिमांडिंग लव करने की कोशिश करो। मैंने की है इस बार, सच में मैंने की है, और बड़े सालों बाद की है, और आई वाज फाइन। बट समटाइम्स इट्स नॉट सो इजी टू फॉरगिव दैट फ्यू पर्सन। जितना भी ट्राई कर लो, वो बार बार कुछ ना कुछ गलत करते हैं। दीप्ति, तुम तो अपनी बात ही मत करो, क्योंकि तुम्हारा तो केस ही अलग है। और तुम्हारे केस में तो तुम्हें तो चले जाना चाहिए ये लंदन, पर तुम नहीं मान रही हो, मैं क्या बोलूं। और माफ करने का मतलब, मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि माफ करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ किया, कल तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, अच्छा मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो आज लो, आज आज फिर थप्पड़ मार लो, लो।
माफ करने का मतलब ये नहीं है। माफ करने का मतलब ये है, मैंने कल भी बताया था कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत भी मत करना। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू दीप्ति। और अगर वो इंसान नहीं मानता है, तो जैसे कि कार्ला ने कल चैप्टर में बताया था, कभी कभी ऐसे इंसानों से, लोगों से जो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, अलग रहने में समझदारी है। यू शुड डू दैट। जितना दूर ऐसे लोगों से उतना अच्छा। मुझे तो किस्मत ले आई मेरे ससुराल से दूर, तो मुझे तो वहां पर किसी से कोई परेशानी नहीं। हाँ, उन लोगों को मुझसे बहुत परेशानी है। उनमें बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मुझसे बहुत परेशानी है, ये तो मुझे पता है। सुनती रहती हूँ मैं किस्से कहानियां, जो मेरे पीठ पीछे बातें होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंथन, आपने क्या बोला मुझे वो समझ में नहीं आया, तो अगर आप चाहें तो मैंने लिंक भेजा है, आप आके बात कर सकते हैं, तो मैं आपकी बात को ठीक से समझूं और फिर मैं आपको समझा सकूं, या अगर मेरे पास जवाब हुआ तो ये आपको मौका मिलता है कि यहाँ पर आप पश्चाताप करें, और जैसे कि आप आलोचना सुनते हैं कि आपने खुद के आईने से बनाया है, इसे अपने आप पर लागू करें और जो सबक आपने खुद को दिया है उसे लें। मतलब कि आप पहले तो उसे माफ करें, फिर खुद को माफ करें और उसके बाद खुद को सुधारें। अम, कम से कम कई मामलों में बहुत कम शेष ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके गंभीर दोष आपके, लो दीप्ति आ गई तुम्हारे लिए बात, आपकी किसी भी विशेषता से बहुत कम या कोई समानता नहीं रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण पूर्ण प्रतीत होते हैं, जिनमें अवांछनीय व्यक्ति होने की प्रवृत्ति लगभग होती है। अवांछनीय, there will be, at least in many cases, an extremely small remainder of persons whose critical faults bear little or no resemblance to any characteristics of yours whatsoever. There are some people who are seemingly unfortunate, who have almost an instinct for being undesirable persons. हाँ, तो मतलब इन लोगों का स्वभाव ऐसा है कि कोई भी उनके पास फटकना नहीं चाहता या उनसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। यूजुअली दीज पीपल हैव सीरियस मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम्स। दीप्ति, प्लीज पे अटेंशन, दिस इज फॉर यू, for the person that I know you're talking about. Usually, these people have serious mental or emotional problems. Realizing this pulls the sting, at least for me, and makes the acid quality of the relationship leach away so that my heart's sweet again. For why would I wish to heap further problems upon the head of one who is already greatly troubled? मतलब के आमतौर पर इन लोगों को गंभीर मानसिक या भावनात्मक समस्याएं होती हैं। इसे महसूस करने से कम मेरे लिए स्टिंग खींचता है, मतलब कि स्टिंग खींचता है और रिश्ते की एसिड गुणवत्ता को दूर कर देता है। जब मुझे पता चलता है, मेरे ख्याल से वो ये कहने की कोशिश करती है, जब मैं रियलाइज करती हूँ कि ये इंसान दिमागी तौर पे या इमोशनल तौर पे बीमार है, तो मेरे दिल में जो चुभन थी ना, वो निकल जाती है और इस रिश्ते में जो एक कड़वाहट है या एसिडिटी है, उसको वो दूर कर देता है। मुझे बुरा नहीं लगता, और फिर मेरे दिल में एक मिठास आती है कि ये इंसान तो पहले ही मानसिक और भावनात्मक तौर पे बीमार है, तो मैं इसके साथ रह के, इसके साथ रिश्ता निभाने की कोशिश करके, इससे सब इसको समझाने की कोशिश करके क्यों इसे और परेशान करूं। अ, पहले से ही बहुत परेशान व्यक्ति के सर पर और समस्याओं का क्यों ढेर करना चाहूं। संभावना है कि आप इस तरह के किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति का पता है कि दया करना पसंद नहीं करेंगे। व्यक्ति अगर आपको ऐसे किसी दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति के बारे में पता है, तो उसके दया करना पसंद नहीं करेंगे। अधिकांश सत्य के बजाय क्रोध को भड़काएंगे। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है यार ये।
एक मिनट. It is likely that whatever unfortunate person of this kind you know would not prefer to be pitied. हाँ, तो मतलब ये कि वो इंसान नहीं चाहेगा कि आप उस पे दया करें. Most would rather arouse anger than truth. और आमतौर पे ऐसे लोगों की बात करके, ऐसे लोगों के बारे में सोच के, ऐसे लोगों के आसपास होने से आपको गुस्सा आएगा और वो लोग सच सुनना नहीं चाहेंगे. लेकिन आपके लिए, if not for your negatively emoting friend, pity is by far the better emotion, as compassion is a far more gentle service to offer other than anger. uh, आपके लिए ये सही रहेगा कि ऐसे बीमार इंसान के लिए, इंसान पर आप दया करें. अ, आप उससे नाराज हो नहीं सकते, होने का कोई मतलब नहीं है, और उसको करुणा या सद्भावना देने की कोशिश करेंगे, आप कर सकते हैं, लेकिन वो होगी नहीं. कर सकते हैं तो वो करो, और सद्भावना और करुणा के होते उस पर दया करो. अगर आप इस तरह से सोचते हैं एक या अपनी जिंदगी में कुछ लोगों के लिए, तो इफ यू आर यूजिंग दिस रीजनिंग फॉर मोर देन वन और टू पीपल इन योर लाइफ, देन यू नीड टू पॉलिश योर ग्लासेस. अगर आपके जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं या एक या दो से ज्यादा हैं, तो फिर आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है. हाँ, पानी खत्म हो गया. अच्छा, वैसे भी 1 घंटा हो रहा है. बदलने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर उन लोगों में नहीं बल्कि आप में कोई परेशानी हो. हम्म. यस मंथन, आप आए नहीं हैं. आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस सेशन हियर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. अम, पता है कि दया करना पसंद नहीं करेंगे, अधिकांश सत्य के बजाय क्रोध को भड़काएंगे, लेकिन आपके लिए, यदि आपके नकारात्मक भावनाओं वाले मित्र के लिए नहीं, तो दया कहीं बेहतर भावना है, क्योंकि करुणा क्रोध से कहीं अधिक कोमल सेवा है. यदि आप अपने जीवन में एक या दो से अधिक लोगों के लिए इस तर्क का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको अपने चश्मे को पॉलिश करने की आवश्यकता है. तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे. मंथन, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई है. आपने मेरे एक विचार को स्पष्ट नहीं किया. कौन से विचार को स्पष्ट नहीं किया? एक इकाई जो भी कर्म या जीवन व्यापन को उस परमात्मा के अंश आत्मा का अनुभव है. कर्म प्रॉब्लम मेरे में है नहीं दीप्ति, हो नहीं. हाँ, तुम्हारे में प्रॉब्लम है कि तुम, जो लोग तुम्हें सलाह देते हैं ना सही, उनकी बात नहीं मानती हो. तुमने उत्प्रेरक लगाए हैं अपनी जिंदगी में. हाँ, मुझे तुम्हारी पूरी कहानी पता है. तुम मुझे क्या बता रही हो यहाँ पर? तुमने अपनी जिंदगी में उत्प्रेरक लगाए हैं ताकि वो तुम्हें इतना परेशान करें, ताकि तुम्हारा दिमाग खुले, तुम्हारी आंखें खुले, और तुम अपने लिए जीना सीखो. अपने लिए जीना सीखो. तुमसे बाद में बात करूंगी. तो मैं मंथन की का मैसेज पढ़ रही थी. आई थिंक मंथन इज गॉन. मेरे विचार को स्पष्ट नहीं किया. एक इंसान जो भी कर्म या जीवन व्यापन को उस परमात्मा के अंश आत्मा का अनुभव है. कर्म या जीवन व्यापन को, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा. मैं इसको ना जरा, इसको तो मैं कॉपी भी नहीं कर सकती. आई कांट इवन कॉपी दैट. जो जीवन व्यापन को उस परमात्मा के अंश आत्मा का अनुभव है, या इस हमारी चेतना का एक सफर है. आपका जो भी कर्म है, अनुभव है, वो परमात्मा का अनुभव है. और उस आपने ये उत्प्रेरक लगाए हैं, आपने ये जिंदगी के अनुभव अपने लिए चुने हैं, आपके चेतन मन वगैरह के हिसाब से वो आपके लिए आपने लगाया है, ताकि आप अपने जो लेसन्स यहाँ पर सीखने आए हैं
वो सीख सकें. दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम योर क्वेश्चन. सो दीप्ति, प्रॉब्लम तुम में नहीं है. तुम्हें, तुम्हारे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम ज्योति की बात नहीं मानती हो और मेरी बात नहीं मानती हो. बस तुम हमारी बात मानो, लंदन चली जाओ, सुखी हो जाओगी, तुम्हारी जिंदगी शांत हो जाएगी. अपने लिए स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. तुम्हारा रूट चक्र जो है, तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र जो है, वो ब्लॉक्ड है. उसको एक्टिवेट करो, ओपन करो, अपने लिए जीना सीखो. आई डोंट वांट टू डिस्कस योर पर्सनल प्रॉब्लम्स हियर. व्हाई डू यू कीप आस्किंग योर? ओके, thank you so much. Goodbye. Okay, so Manthan never came back. Maybe Saturday को Manthan, if you join. अच्छा, मैं बता दूं सैटरडे को, क्योंकि मेरा वो चैनल बंद है और कल सैटरडे है और थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स होंगे, तो मैं ये मौका इस्तेमाल करने वाली हूँ फेसबुक पर लॉ ऑफ वन के क्वेश्चन आंसर्स करने की. तो फेसबुक पे मेरा पेज है गिनी अनेजा. क्या है, एक मिनट, मैं उसका लिंक डालती हूँ, रुको. मुझे खुद भी याद नहीं है मेरा फेसबुक पेज. मैं आई हार्डली गो ऑन फेसबुक. जमाना हो गया मुझे. एक क्यों ऐसे आ रहा है, एक मिनट. तो न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर ऐसा कुछ करके पेज है शायद, मुझे याद नहीं. तो हम्म, हाँ, गिनी अनेजा न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर. तो मैं उसका लिंक यहाँ डाल देती हूँ. यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशन बा के साथ मैं लाइव करूंगी कल 4 बजे. किड्स का सेशन कब होगा? अ, दीप्ति, मैंने बहुत दिन लगे. मैंने उसका फर्स्ट चैप्टर एक तरह से लिख लिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो कर नहीं पा रही हूँ. अगर कल शाम को आई एम एक्सपेक्टिंग सम गेस्ट्स, अगर वो नहीं हुआ तो हो सकता है कि मैं कल कर लूं. लेकिन मैं अभी इसलिए स्टार्ट नहीं कर रही हूं क्योंकि मैं पहले कम से कम 8-10 चैप्टर्स लिख लूं. वो मैंने 3 बार एडिट किया है, वो एक चैप्टर उसके अंदर ऐड किया, माइनस किया, क्योंकि आई वांट टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर द चिल्ड्रन. तो उसको अभी मैंने एक रेडी किया है, तो मुझे कम से कम 10 लिख लेने दो. उसके बाद मैं रोज एक करती रहूंगी, तो बेटर रहेगा. नहीं तो बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. सो मुझे टाइम लगेगा, मैंने पहले ही बोला था 1-2 महीने लगेंगे. और मुझे वो कर लेने दो, उसके बाद मैं फुल ऑन शुरू करूंगी. ओके, सो बच्चों को बोलना वर्क इज हैपनिंग ऑन दैट. इट्स गोइंग टू टेक टाइम, बट 100% we are doing it. All right. Okay. Goodbye. Good night.